नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं कल से खुलने वाले एक आईपीओ की, जो बहुत हाइप्ड आईपीओ है। और इस शेयर की यानी ये एनएसडीएल की मैं बात कर रहा हूँ। तो एनएसडीएल के जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं ये भी मार्केट में खूब चले। ब्रोकर्स ने खूब रिटेल इन्वेस्टर को ये शेयर्स दिए और बाद में पता लगा कि इनकी कीमत तो अब आईपीओ में 800 रुपये रहने वाली है। और ये इनका जो पीक है वो करीब करीब 1225-1250 जून में था। और अब ये भाव ग्रे मार्केट में यानी अनलिस्टेड मार्केट में अब भी ये 1025-1050 की रेट पर चल रहा है। तो जानते हैं कि 800 रुपये का जो ये इसका अपर प्राइस बैंड है वो क्या हमें 1025-50 तक ले जाएगा, यानी कि जब लिस्ट होगा तो क्या इस रेट पर लिस्ट होगा। और अगर लिस्ट इस रेट पर नहीं हुआ यानी इससे कम हुआ तो क्या इसका भाव निकट भविष्य में 1025-1050 को क्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो कंप्लीट इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे, इसको कंपेयर करेंगे CDSL जो ऑलरेडी लिस्टेड एक और डिपॉजिटरी है, और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी का यानी NSDL का एक फेयर प्राइस क्या होना चाहिए। तो जानते हैं कि कंपनी की स्थापना कैसे हुई। तो देखिए, भारत में ये डिपॉजिटरी का जो सिस्टम है ये 1995 में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश से आया। यानी राष्ट्रपति ने एक ऑर्डिनेंस जो है वो प्रोमलगेट किया और उसके बाद NSDL की स्थापना हुई। 1996 से NSDL ने अपने ऑपरेशन शुरू किए और 1996 में ही NSE में डीमैट स्क्रिप्ट से ट्रेडिंग शुरू हुई। पहले फिजिकल शेयर्स हुआ करते थे, कागज़ के शेयर हुआ करते थे, जिनको आपको किसी जब बेचते थे तो आपको ब्रोकर को देने पड़ते थे, साइन करके एक ट्रांसफ़र डीड साइन करके देने पड़ते थे। और अगर आपने ख़रीदे हैं तो ट्रांसफ़र डीड वाले वो शेयर आपको मिलते थे सेलर से साइन किए हुए, और उनको फिर आपको ट्रांसफ़र कराना पड़ता था। बड़ा कम्बरसम प्रोसेस था, उसमें फर्जीवाड़े के बहुत चांसेस हुआ करते थे। फर्जीवाड़े से पैदा होने वाली समस्या और शेयर के ट्रांसफ़र में जो देरी हुआ करती थी, आप वो बाई पोस्ट उसको भेजते थे रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट को, फिर उसके बाद वो आपके पास वापस लौट कर आता था आपके नाम से ट्रांसफ़र होके। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हुआ करता था। लेकिन जब ये डिपॉजिटरी का सिस्टम आया उसके बाद लाइफ बहुत आसान हो गई है। आपको अब ये ध्यान रखने की आवश्यकता भी नहीं है कि आपने कौन सा शेयर, एक शेयर खरीदा या 10 शेयर खरीदे और क्या वो आपके डीमैट अकाउंट में आए हैं या नहीं आए हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं शेयर्स। और अगर आपने बेचे हो तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक पावर ऑफ अटॉर्नी अपने ब्रोकर को दी हुई होती है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके शेयर्स जो हैं जितने आपने बेचे उतने डेबिट मार लेता है और सेलर तक उसको, बायर तक उसको, उस शेयर को पहुंचा देता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो सिक्योरिटी रखने का सिस्टम है ये बेसिकली डिपॉजिटरी एक्ट के थ्रू, जो उसके अगले साल यानी 1996 में डिपॉजिटरी एक्ट आने के बाद हुआ। 1995 में केवल अध्यादेश था। 1996 में जो एक्ट आया उसके अनुसार 2 डिपॉजिटरीज़ भारत में क्रिएट हुई, एक CDSL जो ऑलरेडी लिस्टेड है और दूसरी NSDL जिसका IPO का हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो NSDL है ये कितने वर्टिकल में काम करती है। डिपॉजिटरी का नाम तो इसका है, यानी कि आप ये सोचते होंगे कि ये जो कंपनी है ये केवल डिपॉजिटरी का काम करती है, लेकिन नहीं, इसके जो 3 वर्टिकल हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये कहलाती डिपॉजिटरी है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है वो एक दूसरे वर्टिकल से आता है। तो बेसिकली इसके 3 वर्टिकल हैं। जो पहला वर्टिकल है वो डिपॉजिटरी सर्विसेज का है, जो दूसरा वर्टिकल है वो NSDL पेमेंट बैंक है, यानी जिसको NPBL बोलते हैं वो है, और जो तीसरा वर्टिकल है वो NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड है। डिपॉजिटरी सर्विसेज की बात करूं तो डिपॉजिटरी सर्विसेज में शेयर में
जो शेयर होल्डर कंपनी, कौन सी कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, उसके अलावा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, यानी कि किसी पर्टिकुलर डे में अगर आपको ये जानना हो कि इस पर्टिकुलर शेयर का शेयर होल्डर कौन है, ये आपको पूरे रजिस्टर में, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में NSDL के पास मिलेगा। और इसके लिए ये कुछ इस रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए और जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बाइंग एंड सेलिंग, इसके लिए कुछ ये फ़ीस चार्ज करते हैं, जिनका डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा जो इनका नेक्स्ट वर्टिकल है वो है NSDL पेमेंट बैंक। 2018 में इस पेमेंट बैंक की स्थापना हुई और ये डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज देता है। तो वो जिस तरह से एयरटेल पेमेंट बैंक है उसी तरीके के एक ये पेमेंट बैंक है। और ये सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिर म्यूचुअल फंड की सेलिंग, लाइफ इंश्योरेंस की सेलिंग, फिर ये जिस तरह से पेटीएम काम करता है, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल जो होता है, जो QR कोड से जो आप पेमेंट करते हैं, तो उस तरीके के ये सर्विसेज देते हैं। माइक्रो ATM यानी मोबाइल ATM वगैरह भी ये गांव में चलाते हैं। तो जो पेमेंट बैंक का काम है, छोटा पेमेंट बैंक, वो उस तरह का इनकी सर्विसेज हैं। फिर एक ये NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड भी इनकी एक वर्टिकल है, एक कंपनी, अलग से कंपनी है। वो देखिए, वो 2-3 तरह के काम करती है। एक तो SEZ में यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो कंपनी स्थापित होती है, तो उनका रजिस्ट्रेशन करना है या उनकी कोई और रिक्वायरमेंट है, प्रोसेसिंग गवर्नमेंट से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट, यानी E-गवर्नेंस सर्विसेज जो है ना कंपनीज़ को, SEZ में ये NDML प्रोवाइड करवाती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ इनका एक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा ये नेशनल स्किल रजिस्ट्री अब मेंटेन करती है। एक रजिस्ट्री का मतलब ये एक रजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसमें IT सेक्टर में काम कर, स्किल रजिस्ट्री में IT सेक्टर में जो काम करते हैं उन प्रोफेशनल्स के का जो है ना एक डेटा होता है, वो ये मैनेज करते हैं। फिर ये KYC जो आपकी क्रिएट होती है, वो KYC का रिकॉर्ड, ये नो योर कस्टमर्स जो होते हैं वहाँ, वो रिकॉर्ड भी ये इस NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड के थ्रू मेंटेन करते हैं। तो ये 3 वर्टिकल की हमने बात की। अब जानते हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो कि इनकी जो रेवेन्यू है ना वो कहाँ से आती है। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनका जो NSDL पेमेंट बैंक से रेवेन्यू है वो 51% आता है और डिपॉजिटरी से केवल 44% आता है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो कंपनी है ना, ये बेसिकली अगर रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो ये पेमेंट बैंक वाली कंपनी है, जिसको हम डिपॉजिटरी की तरह जानते हैं। खैर, डिपॉजिटरी सर्विसेज से इनका 44% आता है और ये जो NDML है, डेटाबेस मैनेजमेंट वाली इनकी जो कंपनी है, वहाँ से इनका रेवेन्यू 5% आता है। अब जानते हैं इनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड की कि वो कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है। तो देखिए, वो जो जनरेट करती है तो SEZ में जो कंपनीज़ को, जब कंपनीज़ को गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करना होता है तो वहाँ पर जो सर्विस कंपनी ले रही है वो इनको पेमेंट करती है उन सर्विसेज के लिए, या जो E-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म इन्होंने क्रिएट कर रखा है उसके लिए। फिर नेशनल स्किल रजिस्ट्री के को मेंटेन करने के लिए इनको सरकार से पैसा मिलता है, या जो उस रजिस्ट्री को एक्सेस करना चाहे, यानी अगर कोई कंपनी ये जानना चाहे कि भाई इस पर्टिकुलर IT स्किल का मुझे बंदा चाहिए और वो इनसे वो इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहे इनके डेटाबेस से, तो वो कंपनी इनको पैसा देती है। फिर जो KYC रिकॉर्ड का जो डेटाबेस ये मेंटेन करते हैं, उसमें भी जो KYC करती है एजेंसी, चाहे आपका ब्रोकर हो, चाहे म्यूचुअल फंड वाला हो, चाहे कोई और KYC के लिए बैंक वाला हो, तो वो पेमेंट करते हैं इनको। तो एक रेवेन्यू स्ट्रीम इनकी ये हो गई। इसके अलावा जो इनका पेमेंट बैंक है, इनमें से ये ट्रांजैक्शन बेस्ड फीस चार्ज करते हैं, अकाउंट ओपनिंग की फ़ीस चार्ज करते हैं। बेसिकली ये B2B2C है, यानी कि ये अपनी सर्विसेज किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई वो इंडिविजुअल है, वो कंज्यूमर को सर्विस देता है। तो ये अल्टीमेट कंज्यूमर से फीस नहीं लेते हैं। ये जो बीच में जिन्होंने इनकी एजेंसी टाइप ले रखी है, आप ये समझ लीजिए, फ्रेंचाइज टाइप या एजेंसी टाइप, आप ऐसे समझ लीजिए। तो जिन्होंने ये नेशनल पेमेंट बैंक का ऑथोराइजेशन ले रखा है, तो बेसिकली उनसे ये चार्ज करते हैं। तो दूसरा रेवेन्यू स्ट्रीम इनका ये हो गया। और जो तीसरा जो है वो डिपॉजिटरी सर्विसेज से है। तो डिपॉजिटरी सर्विसेज में देखिए 2 तरह के इनके रेवेन्यू स्ट्रीम है। एक हुआ एनुअल और दूसरा हुआ रिकरिंग।
अब जो एनुअल होता है वो कहाँ कहाँ से इनको रेवेन्यू स्ट्रीम आती, कहाँ कहाँ से इनको पैसा मिलता है। तो पहली बात तो ये, जो सिक्योरिटीज़ या एक पर्टिकुलर कंपनी ने चाहे डेट इशू किया, यानी बॉन्ड्स इशू किए, या उसने कोई शेयर्स इशू किए, तो भाई तुम्हारे जो शेयर है ना उसका रिकॉर्ड मैं रखूँगा ना, भाई कौन कितने शेयर तुम इशू कर रहे हो और इसमें कौन कौन से शेयर होल्डर तुम्हारे होने वाले हैं, तुम्हारे बिहाफ पे काम करूँगा ना। तो पहले एक काम करो, पहले तो तुम मेरे यहाँ से रजिस्टर हो, तो वो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस चार्ज करते हैं। उसके बाद एनुअल फ़ीस चार्ज करते हैं, क्यों, तुम्हारा डेटाबेस मेंटेन कर रहा हूँ कि नहीं मैं, उसके लिए चार्ज करते हैं। फिर तीसरा जो है, अगर इनके जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी कि जैसे आपका कोई ब्रोकर है, उसने कोई कॉरपोरेट अकाउंट खोला हुआ है, कॉरपोरेट कंपनीज का अकाउंट खोला हुआ है, तो वहाँ से भी उन कॉरपोरेट अकाउंट से भी ये एनुअल फीस चार्ज करते हैं। इसके अलावा ये ट्रांजैक्शन बेस्ड चार्जेस होते हैं। आपने शेयर बेचा या आपने शेयर खरीदा, ठीक है, तो बेचने के बाद जब आपके डीमैट में से वो शेयर निकलेगा तो वो एक ट्रांजैक्शन हो गया, तो उस ट्रांजैक्शन के ये चार्जेस लेते हैं। ब्रोकर से ये चार्ज करते हैं अपने सॉफ्टवेयर का, वो सॉफ्टवेयर जो है ब्रोकर को लिंक करता है डिपॉजिटरी से, और इसके अलावा कई इंटरकनेक्शन चार्जेस और ऐसे काफ़ी सारे चार्जेस जो है ना वो ये लेते हैं। अब बात करते हैं कंपैरिजन की NSDL और CDSL की। तो जो टोटल डीमैट अकाउंट्स हैं वो NSDL के पास 3.9 करोड़ हैं, इसके कंपैरिजन में CDSL के पास 15.3 करोड़ हैं। डीमैट में जो शेयर या बॉन्ड्स की जो होल्डिंग है, मतलब कितने वैल्यू के शेयर्स या बॉन्ड्स टोटल इनके पास जो अकाउंट्स हैं उसमें रखे हुए हैं, तो 464 लाख करोड़ के जो सिक्योरिटीज़ हैं वो NSDL के पास है, और इसके कंपैरिजन में 71 लाख करोड़ की जो होल्डिंग है वो CDSL के पास है। इसका कारण ये है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनकी प्रेफरेंस NSDL है, और जो रिटेल जो आपके और हमारे जैसे जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं तो वो CDSL को प्रेफर करते हैं। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की बात करूँ, यानी कौन कौन ब्रोकर या बैंक्स जो है इन NSDL से सर्विस लेते हैं, तो वो हैं 294, और CDSL से 574 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। फाइनेंशियल्स की बात करूं तो जो NSDL का रेवेन्यू है वो 31 मार्च 2025 को 1420 करोड़ था, और इसके कंपैरिजन में CDSL का जो रेवेन्यू था वो 1082 करोड़ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो इस रेवेन्यू पर NSDL का जो प्रॉफिट है वो 343 करोड़ है, जबकि जो CDSL है वो प्रॉफिट 1.54 टाइम्स है और वो 527 करोड़ का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन जो है वो NSDL में 24% है और CDSL में 49% है। मार्केट कैप जो है वो 16,000 करोड़ का अपर प्राइस बैंड पर NSDL का होगा, और CDSL का मार्केट कैप 35,000 करोड़ है। P/E की बात करूं तो NSDL का P/E अपर प्राइस बैंड पर 47 होने वाला है, और जो CDSL का P/E वो 67 है। ROE जो है वो NSDL का 17% है, जबकि CDSL का 30% है। तो अब आप ये देखिए कि रेवेन्यू के अलावा हर पैमाने पर फाइनेंशियल मीट्रिसेस, प्रॉफिट में देख लीजिए, चाहे आप प्रॉफिट मार्जिन पे देख लीजिए, चाहे आप ROE के लिए देख लीजिए, हर पैमाने पर CDSL कहीं बेटर है। अगर 800 रुपये का प्राइस मैं मानूँ, इशू प्राइस अगर मैं मान लूँ तो। अब इसकी बात करें कि आखिर NSDL की फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो देखिए इस तरह की जितनी भी असेट लाइट कंपनीज़ हैं ना, असेट लाइट का मतलब ये कि इनके पास कोई मशीनरी तो होती नहीं है, कंप्यूटर और एक जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इनके पास, और एम्प्लॉय की कॉस्ट होती है, और जो नेटवर्क ये जो IT सिस्टम इन्होंने बना रखा है उसको मेंटेन करने की कॉस्ट होती है, वो बहुत ही कम होती है, ठीक है, रेवेन्यू के कंपैरिजन में। जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे उतने ज़्यादा इनके पैसे आएंगे, जितने ज़्यादा इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करने वाले लोग होंगे, यानी डिपॉजिटरीज के प्लेटफॉर्म को यूज़ करने वाले होंगे, उतनी ज़्यादा इनकी फ़ीस आएगी, क्योंकि एनुअल भी आएगी, ठीक है। और एनुअल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि एक बार आप रजिस्टर हो गए और आपने अपने सिक्योरिटीज़ यहाँ पर रख दी तो एनुअल फ़ीस तो आपको देनी पड़ेगी,
ठीक है। फिर दो ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, या तो CDSL है या NSDL है, और ये बाय लॉ बने हुए हैं, तो सरकार ऐसा भी नहीं है कि इमीडिएटली कोई तीसरे पार्टिसिपेंट को ला देगी। तो बिज़नेस जो है, ये बिज़नेस जो है वो चलने वाला बिज़नेस है। पहली बात तो ये असेट लाइट जिस तरह के बिज़नेस हैं, जैसे मैंने बोला, तो उसमें जैसे मान ली BAC देख लीजिए आप, या के फिनटेक देख लीजिए, या कैम्प्स देख लीजिए। हालांकि वो और ये बिज़नेस सिमिलर नहीं है, लेकिन असेट लाइट मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो एक रेंज चलती है P/E की, वो 40 से 50 की चलती है। तो इसका जो 17.2 NSDL का 31 मार्च 2025 में, यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो EPS है वो 17.2 है। तो 50 का PE अगर मैं दे दूं, जो फ़िलहाल अगर 800 रुपये की रेट आती है इनकी, इशू प्राइस 800 आती है, तो वो 47 है। तो अगर मैं 50 का PE दे दूं तो उस हिसाब से इसका जो मैक्सिमम प्राइस है वो 860 होता है। और अगर मैं लोअर P/E रेंज 40 की मानूं तो इसका भाव 690 होता है। तो वहाँ से नीचे अगर नॉर्मल मार्केट रहा, मतलब मार्केट में क्रैश नहीं और नॉर्मल चल रहा, और इस प्राइस से यानी 690 के 40 की PE से ये 690 इसका प्राइस होता है, उससे नीचे कहीं भी आता है तो ये अंडर वैल्यूएशन की कैटेगरी में मैं मानता हूँ। अब बात ये है कि ये किस रेट पे खुलेगा। तो 50 जो आप CDSL का 67 का अगर PE आप मान रहे हैं कि इसको मिलेगा, वो तो मुझे लगता नहीं है कि बाज़ार इसको देने वाला है। टेम्परेरी 1 या 2 दिन वो जो रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करने का तरीका है, तो ये किसी भी भाव पर खुल सकता है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है, वहाँ पे 860 से जैसे ही आप और ऊपर जाते हैं, मतलब उस टाइम अगर आप ख़रीदते हैं लिस्टिंग के बाद, तो आपको ये समझ लीजिए पैसा कमाने के चांस आपके कम होते जाएंगे। हाँ, अगर आपको अलॉटमेंट में आता है तो आप इसको लेके बैठ जाइए, उसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ये कहीं कंपनीज जाने वाली नहीं है, असेट लाइट मॉडल है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपको रीज़नेबल 12-15% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। और इतना ही रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करना है। आपको ये जो पुराने जो अभी बेच रहे हैं ना इस शेयर को, ये ऑफ़र फॉर सेल है, यानी कि कंपनी में कोई नए शेयर इश्यू नहीं हो रहे, और जो पुराने शेयर होल्डर है ना, केवल वही शेयर अपने बेच रहे हैं। तो अब आप सुनिए कौन से ये पुराने शेयर होल्डर हैं। SBI और IDBI हैं, इनको 2 रुपये में शेयर अलॉट हुए। NSE बेच रहा है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी इसमें शेयर होल्डर है, तो वो बेच रहा है, तो उसको 12 रुपये 28 पैसे में शेयर इशू हुए। HDFC बैंक बेच रहा है, उसमें 108 रुपये 29 पैसे हुए, और 29 पैसे में मिला है शेयर। और गवर्नमेंट का भी स्टेक है UTI के थ्रू, तो उनको भी 2 रुपये में मिले। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि CDSL जैसा ये मल्टीबैगर अगर आपको लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें CDSL की परफॉर्मेंस के बाद फैक्टर्ड इन है, और उसी हिसाब से इस कंपनी की प्राइसिंग जो है वो इन लोगों ने, यानी जो इश्यूअर है उसने कर रखी है, ठीक है। लेकिन जो मैंने लोअर प्राइस बैंड आपको बताया, ये 40 का PE आने पर 690 से नीचे, तो अगर नॉर्मल मार्केट रहा तो ऐसी कंडीशन में शेयर अंडर वैल्यूड माना जाएगा, और उसके बहुत चांसेस हैं कि वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक ठीक ठाक सा रिटर्न दे। शेयर में ख़रीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।